सी-टेट की क्लास में आप सभी लोग का एक बार पुनः स्वागत है। जो पिछली क्लास जहाँ पे छूटी थी उसके जस्ट आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। मैंने बताया था टाइम पढ़ा रहे थे, समय से रिलेटेड चीज़ें मैंने शुरू भी किया था। आप लोग के सिलेबस में समय से रिलेटेड जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि अगर घड़ी के सुइयों के बारे में जब हम चलेंगे तो याद रखें कि घड़ी के सुइयों के बारे में सबसे पहले चर्चा मैंने किया था। तो जैसे घड़ी की अगर सुई है, कोई भी घड़ी की अगर सुई है, घड़ी की सुई के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो तीन तरह की सुइयां यहाँ पर देखने को मिलता है। एक आपका मिलता है मिनट सेकेंड की सुई, एक होता है सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई, एक होता है मिनट की सुई, एक होता है मिनट की सुई और एक होता है घंटे की सुई, एक होता है घंटा की सुई। तो यहां से देखिए, इसके लिए मैंने बताया कि यह जो है एक सेकेंड में, यह जो है एक सेकेंड में कितना कोण बनाती है, तो केवल 6। इसके लिए मैंने बताया कि मिनट वाली सुई के लिए कि यह एक मिनट में कितना डिग्री बनाती है, तो 6। लेकिन इसके लिए मैंने एक बात और बता दिया कि यह एक सेकेंड में कितना बनाएगी, तो 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। और घंटे वाली सुई के लिए मैंने बताया कि यह एक घंटा में, यह एक घंटा में कितना कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक मिनट में कितना बनाएगा, तो यह बनाएगा 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। और मैंने बताया कि यह एक सेकेंड में कितना कोण बनाएगा, ये बनाएगा 1/120 डिग्री का कोण बनाएगा। इतना पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा था। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसके जस्ट आगे क्या क्वेश्चन इस पर बन सकता है ये देखा जाए। जैसे आपके सामने दे देगा एक क्वेश्चन, ऐसे देगा घंटा वाली सुई, दे देगा घंटा वाली सुई, घंटा वाली सुई 4 घंटा 20 मिनट के लिए चलती हो, 20 मिनट के लिए चलती हो तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, केंद्र पर कितना कोण बनाएगी। तो यहां से देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है घंटा वाली सुई। तो मैंने घंटे वाली सुई के लिए क्या बता रखा है, घंटा वाली सुई, जैसे यहां से मैंने बता रखा है कि घंटे वाली जो सुई होगी वह कैसे कोण बनाती है। तो इसके बारे में याद रखें कि दो ही सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा है। हम जानते हैं कि एक घंटा में बनाएगी 30 डिग्री और यह एक मिनट में कितना बना सकती है, तो 1/2 डिग्री बना सकती है। तो इसको चलाना है 4 घंटा 20 मिनट के लिए चली है सुई। तो बस कोण अगर मान लिया जाए, इस पर पूछा है कि कोण कितना बनेगा, तो कोण के लिए याद रखें 4 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, और 20 में आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से बना 120 और यहाँ से बना 10, तो आ जाएगा आपका 130 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते कोई घंटे वाली अगर सुई है, घंटे वाली अगर सुई है यहाँ पर, तो 12 से 1 2 3 और 4, तो यहाँ तक आई होगी। तो इस पर बनेगा, बना ली वह 120 डिग्री का कोण। और भी 20 मिनट चलाना है तो 20 मिनट में और भी तो थोड़ा सा कोण कुछ ना कुछ बना होगा, तो इस पर बनेगा 10 डिग्री का कोण। तो टोटल कह रहा है कि अगर कोई घंटे वाली सुई 4 घंटा 20 मिनट के लिए चला तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि 130 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कि अगर मान लेते क्वेश्चन आपसे पूछता है तो याद रखें कौन सी सुई की बात चल रही है, पहले आपको ये जानना है। घंटा वाली सुई की बात चल रही है तो घंटे वाली सुई वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर मिनट वाली सुई होगी तो मिनट वाली सुई के लिए कॉन्सेप्ट लेंगे। तो यहां से देखा जाए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं यहां से पूछ लेता हूं, जैसे पूछ दे यदि मिनट वाली सुई, पूछ दे यदि मिनट वाली सुई, मिनट वाली 3 मिनट 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 3 वाली सुई,
3 मिनट 20 सेकेंड के लिए चलती हो, 20 सेकेंड के लिए चलती हो तो वह केंद्र पर कितनी कोण आंतरित करेगी, कितनी कोण बनाएगी, बताइए कितनी कोण बनाएगी। अब मिनट वाली सुई है, याद रखें मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई के लिए आपको याद रखना है ये कि यह जो है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये मिनट वाली सुई जो है 1 सेकेंड में कितना कोण बनाती है, तो 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से इसको कितना चलाना है, तो इसको चलाना है 3 मिनट चली है और 20 सेकेंड चली है। इस पे आपको बताना है कि क्या होगा। तो जैसे मिनट चलिए तो इसमें गुणे 6 होगा, और सेकेंड चलिए तो गुणे 1/10 होगा। तो आंसर आपका आ गया 3 गुणे 6 और प्लस 20 गुणे 1/10, 0 से 0 गया तो 18 प्लस 2, यानी वो अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित करेगी, तो 20 डिग्री का कोण आंतरित करेगी। इसके बाद एक बात और भी समझना है आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे दे दे यदि किसी घड़ी में h बजकर m मिनट हो रहा हो, तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच, यहाँ पे आप जानेंगे कि घंटा व मिनट वाली सुई के बीच कोण बराबर होगा 30h माइनस 11/2m से आप कोण निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते कोई घड़ी है, ऐसे कोई घड़ी है और इस घड़ी में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है, और इस घड़ी में मान लेते हैं कि समय ऐसे हो रहा है, ये घड़ी मान लेते हैं आपका समय ऐसे हो रहा है, तो इस समय को हम कह सकते हैं कि आपका बजा है 4:40, 4:40 हो रहा है। इसमें आप देखेंगे इस घड़ी में कि 4:40 हो रहा है, यानी कि वो आपका हो गया घंटे वाली सुई हो गया, ये घंटा वाली सुई हो गया, और ये आपके सामने मिनट वाली सुई है इधर साइड में, ये आपका है मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई जो है 8 पर है, मिनट वाली सुई आपका 8 पर है, और पूछ दे कि बताइए अब इसके बीच में यहाँ पे जो है पूछ रहे कि बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको कह सकता हूँ कि मान लेते 4:40 आपके सामने है, तो पूछेगा कि बताएं इनके बीच में क्या कोण बनेगा। इसको हम ऐसे न लिखेंगे 4:40, यानी कि h/m मिनट। तो जहाँ h दिख रहा है वहां पे 4 रख ले, जहाँ पे m दिख रहा है वहां पे 40 रख ले, कोण निकल जाएगा। तो चलिए कोण को पूछ लेते हैं, तो कोण निकालेंगे तो होगा 30 गुणे 4 और माइनस। एक बात और भी थोड़ी सी बातें समझिए, इससे आने वाले सभी उत्तर को धनात्मक में रखना है, कोई भी उत्तर आएगा हमेशा धनात्मक में रखना है, धनात्मक में उत्तर को रखना है, यानी कि चाहे आंसर माइनस में है चाहे प्लस में है, सबको प्लस में रखना है। तो 30 गुणे 4 माइनस 11/2 गुणे हो जाएगा आपका 40, गुणा कराएंगे तो आएगा आपका 120 और माइनस, इसको काट दीजिए, जैसे इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और जैसे इसमें से हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 220। तो आप एक बार देख लेंगे सही जा रहे हैं कि नहीं हम लोग। गुणा कराएंगे तो आ गया 20, 20 से 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहाँ से कोण निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 100 डिग्री। तो कह सकते हैं कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा।
जो यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा कोड जो निकल कर आएगा वह कितना डिग्री आएगा, 100 डिग्री। और एक बात समझिए कि पीछे भी तो कोण आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनके पीछे कोण यानी कि पुनर्युक्त कोण किसे होगा या रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, या हो सके ऑप्शन में अगर 100 ना दिखे तो याद रखें 4:40 के लिए 100 डिग्री का कोण बन गया। अगर 100 ऑप्शन में नहीं है तो याद रखें कि अगला हमारा जो आंसर हो सकता है 360 में से 100 को घटा देंगे और यानी कि इस पर एक और कोण आपका बनता नजर आ रहा है 260, यानी 260 डिग्री कोण जो होगा इसके पीछे वाले कोणों को दर्शाएगा। तो एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे पहले आप रूल से निकालेंगे, आंसर मिल गया ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं मिला तो 360 में से आप घटा लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। अब जैसे मान लेते किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है और इस पर पूछ दे कि बताइए कोण क्या होगा, यहाँ पर पूछ दे कि बताइए कोण क्या होगा, तो कोण का फार्मूला अभी जस्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था, बताया था मैंने कि 30h माइनस 11/2m से हम निकाल सकते हैं। इससे जब हम निकालने चलेंगे तो लिखेंगे 30 गुणे 8 माइनस 11/2 गुणे और यहाँ पे m ले लीजिए यानी कि 20 ले लीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 और माइनस इसको कट करेंगे तो 10 बार में कट होगा और 110 आएगा, घटाएंगे तो 130 डिग्री का कोण बनेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 8:20 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 130 का कोण बनेगा, या अगर 130 ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से 130 को माइनस कर लेंगे और कह सकते हैं घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 230 डिग्री का भी कोण बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं घड़ी के वाले कॉन्सेप्ट में। तो घड़ी वाले कॉन्सेप्ट में एक बात हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि एक घंटा में घंटा और मिनट वाली सुई, एक घंटा में याद रखिए, एक घंटा में घंटा व मिनट वाली सुई अब यहाँ पे देखिए एक बार मिलती है। देखिए एक चीज है कि आप चाहें तो आप मुझसे इस घड़ी कैलेंडर जो भी चैप्टर है अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था, अभी जो भी पीछे चैप्टर आपका गया है, जैसे कि अभी इसके जस्ट पहले भी पीछे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ भिन्न ये सब चीजें बताया है। अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास देवरिया में जो चलता है आदित्य क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो भी चीज चल रहा है सी टेट से रिलेटेड चल रहा है, तो सी टेट में बहुत ही कम टॉपिक को टच किया है, उतना ही टॉपिक को हम भी टच करेंगे। घड़ी भी पूरा घड़ी नहीं पढ़ना है, तो घड़ी के जितने टॉपिक है उतना ही टॉपिक टच कर रहे हैं हमें। तो घड़ी अगर और बेहतर ढंग से पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास आदित्य क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे और भी घड़ी चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा खोल के एक एक चीज आप लोग पढ़े आके हमसे। तो लेकिन जितना टॉपिक है उतना ही इसको कवर कर रहा हूँ। तो एक घंटा में घंटे और मिनट वाली सुइयां एक बार मिलती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा एक बार विपरीत होती है, इसको एकदम रट लेना है, एक बार विपरीत होती हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट दो बार समकोण बनाती हैं, और तीसरा चौथा पॉइंट दो बार एक ही रेखा में होती हैं, दो बार एक ही रेखा में होती हैं। एक घंटे के बारे में जानना था। अब इसके बाद आपके सामने पूछ देगा 12 घंटे में क्या भाई बनेगा कंडीशन। तो 12 घंटे में घंटा व मिनट वाली सुई अब देखें, अब आपके सामने होगा 11 बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। दूसरा पॉइंट 11 बार विपरीत होती हैं, 11 बार विपरीत होती हैं, 11 बार विपरीत होती है। तीसरा पॉइंट 22 बार समकोण बनाती हैं,
22 बार समकोण बनाती हैं। और चौथा पॉइंट, 22 बार एक ही रेखा में होती हैं। 22 बार एक ही रेखा में होती हैं, एक ही रेखा में होती हैं। अब एक चीज और समझ जाएं, अगर आपसे 24 घंटे में पूछता है तो इसी का डबल कर लेंगे। अगर यहाँ पे 24 घंटा होगा तो 22 बार मिलती है, 22 बार विपरीत होती है। 44 बार समकोण होगा, 44 बार एक ही रेखा में होगा। 12 तीन अगर 36 कर दे 36 घंटे में, तो 12 का 3 गुना है, और जैसे 3 गुना है ते भी सब 3 गुना हो जाएगा। 24 के लिए 2 गुना है ते भी सब 2 गुना हो जाएगा। 48 घंटे के लिए अगर 4 गुना है तो सब ये 4 गुना हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ लें 48 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगी, तो 12 चौके 48, तो 22 चौके 88 बार समकोण बनेंगे। इसके बाद हमारा आगे आता है इसी घड़ी से रिलेटेड, कि घड़ी में पूछ लेगा कि बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो प्रतिबिंब समय में पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, जो सेकेंड चैप्टर में बताया था, आकृति और समस्थानिक समझ जो बताया था। तो उसमें आप लोग जाकर पीछे वाले वीडियो में देख लेंगे कि इसका प्रतिबिंब समय कैसे पूछता है और जल प्रतिबिंब समय कैसे पूछता है। तो घड़ी से रिलेटेड इतनी बातें आप जान लेंगे तो सी-टेट में आपके पूरे काम चल जाएंगे। घड़ी से आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद इसी में कैलेंडर वाला टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कैलेंडर वाले टॉपिक को देखें, तो इसमें आपको सबसे पहले समझना है वर्ष के बारे में। तो वर्ष सबसे पहले आप जान लेंगे कि वर्ष 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं साधारण वर्ष, एक को बोलते हैं साधारण वर्ष, एक को बोलते हैं साधारण वर्ष, और एक को बोला जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष जो होता है उसको हम बोलते हैं उसमें होता है आपका 365 दिन। साधारण वर्ष जो होता है उसमें होता है 365 दिन का होता है। और याद रखिए इसमें जो खास बात है वह है, इसमें जो फरवरी होगा वह कितने दिन का होगा, तो होगा 28 दिन का। इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और इसमें जो फरवरी होगा वह होगा 29 दिन का। तो वर्ष आपके 2 टाइप के होंगे, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होंगे 365 के और लीप वर्ष होंगे 366 के। अब इसमें जो लीप वर्ष है इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेंगे। वर्ष भी जो होता है, वर्ष को भी हम लीप वर्ष लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, लीप वर्ष। अब देखिए लीप वर्ष को अगर समझना है तो कहा जाता है किसी भी वर्ष में आप 4 से भाग देकर चेक करिए। लेकिन अगर कोई, यहाँ पे लिख देता हूं, यदि कोई वर्ष शताब्दी हो, यदि कोई वर्ष शताब्दी हो, तो शताब्दी का मतलब कि एक ऐसा वर्ष जिसके पीछे डबल जीरो लगा हो। यदि कोई वर्ष शताब्दी, अब शताब्दी क्या होता है, इस कुछ एग्जांपल ले लेता हूं यहीं पे। शताब्दी में जैसे आपका आ जाएगा 100, 200 पीछे डबल जीरो वाला 1100, और यहाँ पे 2000 भी ले सकते हैं। ये सब के सब आपके शताब्दी वर्ष कहे जाते हैं। यदि कोई वर्ष शताब्दी हो तो सबसे पहले उस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाएंगे, 400 से भाग लगाएंगे। यदि वर्ष 400 से विभाजित हुआ, यदि वर्ष 400 से विभाजित हुआ तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो साधारण वर्ष होगा। तो मैंने कहा कि यदि कोई वर्ष शताब्दी हो तो सबसे पहले उस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाएंगे। यदि वर्ष 400 से विभाजित हुआ तो लीप वर्ष होगा। अगर मान लेते शताब्दी वर्ष ना हो तो, अब यहां से एक बात समझ जाएं, यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो, यदि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो,
ना हो तो उस वर्ष में ना हो तो उस वर्ष में 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे। यदि विभाजित हुआ, यदि विभाजित हुआ तो लीप वर्ष, विभाजित हुआ तो लीप वर्ष होगा, नहीं हुआ तो साधारण वर्ष होगा। ठीक है ना। आपको ये चेक करना है, कुछ वर्ष में दे रहा हूं, आपको बताना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। जैसे 1900, फिर बीव है 2120, उसका सी आपका आ गया 2020, उसका डी वाला ऑप्शन आ गया 2000, एक और ई ले लीजिए 1124। आपको बताना है इसमें कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा सिंपल वर्ष होगा। तो पीछे डबल जीरो दिख रहा है, इसके पीछे भी डबल जीरो दिख रहा है, तो इसमें आपको डिवाइड लगाना है 400 से, इसमें डिवाइड लगाना है 400 से, और इसके में एक ही जीरो दिख रहा है तो इसमें केवल आपको 4 से डिवाइड लगाना है। याद रखें कि जो मैंने डिवाइड लगाया अगर कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो सिंपल वर्ष। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए ये जो 1900 आपके सामने वर्ष है उसको हम बोलेंगे कि कौन सा वर्ष से निकल गया। तो ये जो 1900 होगा ये कौन सा वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष होगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ से देखेंगे कि 4 25 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यानी कि जो 2120 होगा ये हमारा कौन सा वर्ष होगा, इसको हम बोलेंगे कि हमारा लीप वर्ष होगा। इसमें जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2000 जो 20 है ये भी 4 से कट जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम कौन सा वर्ष बोलेंगे, ये भी आपका लीप वर्ष होगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा तो इसलिए 2000 को भी हम कौन सा वर्ष बोलने वाले हैं, इसको भी हम बोलेंगे ये भी आपका लीप वर्ष है। लास्ट वाले को देखते हैं, ये भी कट जाएगा, 1124 भी कट जाएगा, इसलिए 1124 भी हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष होगा। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूं एफ वाला, जैसे 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2000 जो 22 है ये लीप वर्ष तो नहीं होगा, ये हमारा कौन सा वर्ष होगा, ये आपका होगा साधारण वर्ष। तो ऐसे समझे जिसके पीछे 2 को सुनना है वह सब के सब आपके होंगे शताब्दी वर्ष, और जिसके पीछे डबल जीरो उसको 4 से डिवाइड ना करके उसको 400 से डिवाइड करते हैं, और बाकी सारे वर्ष में 4 से डिवाइड लगाते हैं। कटेगा तभी लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो सिंपल वर्ष होगा। तो इस तरीके से इसको जानना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विषम दिन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आता है विषम दिन का कॉन्सेप्ट। कहा जाता है यदि कुल दिन में, यदि कुल दिन में 7 से भाग दिया जाए, यानी कि विषम दिन, जब विषम दिन निकालना हो तो 7 से भाग देते हैं, लीप वर्ष निकालना हो तो 4 से भाग देते हैं। यदि कुल दिन में 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो बचे शेष को विषम दिन कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। चलिए, अब पहला आपके सामने आ गया कि अगर मान लेते कोई 31 दिन हो तो उसमें कितने विषम दिन होंगे, तो 31 में 3 विषम दिन होंगे। जैसे 7 चौका 28 और 7 चौका 28, तो 31 में से 28 जा 3 विषम दिन होंगे। दूसरा, अगर कोई महीना जो है 30 दिन का हो तो इसमें हमारा आएगा कितना विषम दिन, 2 विषम दिन आ जाएगा। देख लीजिएगा 2 विषम दिन आएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि 7 से भाग देना है, 7 चौका 28, 2 ही ना बचा, तो इसमें आपका आ जाएगा 2 विषम दिन। अब इसके बाद देखिए 29, अगर कोई महीना 29 का है तो 29 दिन का है तो इसमें बताएं,
तो इसमें केवल एक ही विषम दिन होगा, इसमें केवल एक ही विषम दिन होगा। चौथा पॉइंट, यदि कोई महीना 28 दिन का हो तो, यदि कोई महीना 28 दिन का होगा तो इसमें आपका 0 विषम दिन होगा। ठीक है, 31 दिन, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 चौको 28, 1 भी नहीं बचा। ये विषम दिन इस तरीके से होंगे। पांचवा, अगर आपसे पूछ दे कि साधारण वर्ष कोई है, कोई साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में कितना दिन होगा? 365 दिन होगा। इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो इसमें आएंगे 1 विषम दिन, निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है छठवां, जो लीप वर्ष है। लीप वर्ष, लीप वर्ष में होता है 366 दिन। 366 दिन में कितने विषम दिन होंगे? इसमें आपके होंगे 2 विषम दिन। तो इस प्रकार से साधारण वर्ष, लीप वर्ष तक हमने देखा। इसके बाद 7वां देखिए, आपसे पूछ दे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होगा। 5 विषम दिन। उसके बाद 8वां, अगर आपसे पूछ दे कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, इसके लिए 5 दूना 10, 3 विषम दिन होगा। नौवां, 300 वर्षों में कितना विषम दिन होगा? 300 वर्षों में आपके विषम दिनों की संख्या 1 होगी, 1 विषम दिन हो जाएगा। अब 400 पे आगे खत्म होगा 10वां। अगर आप पूछ दे कि 400 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 0 विषम दिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विषम दिन निकाला जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। और आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इसके आगे। अब देखें इसके बाद और इसमें क्या पूछ सकता है। तो विषम दिन मैंने बता ही दिया, आगे चल के चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे कह देगा 450 दिन में, 450 दिन में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन कितने होंगे? कितने होंगे? तो जो 450 है, उस 450 को रख के 7 से डिवाइड करें। तो मैंने जस्ट पीछे बताया भी होगा, देखिए क्या मैंने पीछे बताया होगा। जैसे यहाँ पे विषम, यानी कि कुछ दिनों में 7 से भाग दिया जाता है, बचे हुए शेष को विषम दिन कहते हैं। एकदम सही है। यानी कि मैंने बताया कि 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42 होगा। और इस प्रकार से मैंने फिर 4 बार में लेके गया, तो इस बार शेष 2 बच रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 450 में विषम दिन केवल 2 ही होंगे, यानी कि 2 विषम दिन होंगे। इसमें 2 विषम दिन होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या और भी इस पर पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लेते हैं कि 100 वर्ष के अंदर, जैसे 100 वर्ष है तो कहेगा 100 वर्ष में, 100 वर्ष में बताइए, 100 वर्ष में बताइए। क्या बताइए भाई 100 वर्ष में? तो नीचे क्वेश्चन लगा देते। पहला क्वेश्चन पूछेगा 29 फरवरी कितनी बार आएगा? 29 फरवरी कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? एक क्वेश्चन ये पूछ ले। दूसरा पूछ ले कि 28 फरवरी कितनी बार आएगा? 28 फरवरी कितनी बार आएगा?
उसके बाद आपका तीसरा पूछ दे 30 तारीख कितनी बार आएगा, 30 तारीख कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछ ले 28 तारीख कितनी बार आएगा, 28 तारीख कितनी बार आएगा। मान लेते कि ये भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ ले कि 28 तारीख कितनी बार आएगा, और एक लास्ट क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है 31 तारीख कितनी बार आएगा, 31 तारीख कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन 5 इस पर बनता नजर आ रहा है। 100 वर्षों में ये सारे 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 100 वर्षों में बताइए 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 28 फरवरी कितनी बार आएगा, 30 तारीख कितनी बार आएगा, 28 तारीख कितनी बार आएगा और 31 तारीख कितनी बार आएगा। तो इसका थोड़ा सा समरी देख लें। कहा जाता है कि अगर आपसे 29 तारीख आपसे पूछा गया है, अगर मान लेते 29 फरवरी पूछा गया है, अगर मान लेते 29 फरवरी आपसे पूछा गया है, तो 29 फरवरी के लिए 29 अगले पेज पे देख लेते हैं, ज़्यादा या इसी पे देख लिया जाए, इधर साइड से, दोनों साइड में दिखा देता हूँ। इधर से देखिए, इधर देख ले और इधर देख ले, तब अगले टॉपिक पे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा है 29 फरवरी, तो 29 फरवरी निकालने के लिए आपको निकालना क्या होगा, तो निकालना होगा कुल लीप वर्ष। जितने लीप वर्ष होंगे उसमें 29 फरवरी आने वाला है, तो कुल लीप वर्ष जितने होंगे, कुल लीप वर्ष जितने होंगे, जितने होंगे उतने, उतना, जितने होंगे, जितने होंगे उतना, उतना 29 फरवरी आएगा, 29 फरवरी आएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि जो 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्ष में कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष होता है 24, कुल लीप वर्ष होता है 24। इस प्रकार से हम लिख सकता हूं कि जो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तो 100 वर्षों में कुल लीप वर्ष 24, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 24 बार जो होगा वह 29 फरवरी आएगा। तो 24 बार 29 फरवरी आएगा। और याद रखें, जब भी आपका किसी भी वर्ष में लीप वर्ष निकालना हो तो उस वर्ष में आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 100 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में चला जाएगा। तो लीप वर्षों की संख्या 25 होनी चाहिए, लेकिन 100 वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, इसलिए घट जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं 100 वर्ष में आपको निकालना है कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 कोई भी वर्ष हो तो उसमें आपको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 25 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 लीप वर्ष तो आ रहा है, लेकिन इसमें जो 100 होगा, क्योंकि ये जो 100 है ये तो शताब्दी वर्ष है, इसको 4 से तो नहीं चेक करना था, 400 से चेक करना था, तो 100 तो लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए घटा दीजिए। तो इस प्रकार से इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो हम कह सकते हैं कि 100 में कितने लीप वर्ष होंगे, आपके 24 होंगे, क्योंकि एक जो घटा है, एक किसके लिए घटा है, तो 100 जो वर्ष है उसके लिए घटा आपका एक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि 100 वर्षों में कुल लीप वर्ष 24 होंगे, इसलिए 24 बार 29 फरवरी आएगा। इसके बाद बोला गया कि 28 फरवरी कितनी बार आएगा। तो याद रखें 28 फरवरी को निकालने के लिए क्या करना होगा, 28 फरवरी अगर आपको निकालना है तो हम कह सकते हैं कि 28 फरवरी सिर्फ आपका आता है, जैसे 28 फरवरी की बात कर रहे हैं तो 28 फरवरी तो हमको लगता है कि यह पर साल आएगा। अगर 29 का तभी 28 से होकर गुजरेगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक बार 28 फरवरी आता है। जैसे कहने का मतलब है आता है, जैसे कि फरवरी आता है, फरवरी 28 का हो तभी 28 का आएगा, 29 का हो तभी 28 फरवरी आएगा। इसलिए अगर आपसे पूछा है कि 100 वर्ष में कुल 28 फरवरी कितनी बार आएगा, तो कुल 28 फरवरी आएगा।
कुल 28 फरवरी आएगा तो कितनी बार आएगा भाई? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हर वर्ष में एक बार, तो 100 वर्ष में 100 गुणे 1, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि हर वर्ष में आने की वजह से 100 वर्ष में 100 बार आपका 28 फरवरी आएगा। इसके बाद शायद इसके बाद मैंने पूछा था क्वेश्चन 28 फरवरी के बाद 30 तारीख पूछा था। उसके बाद मैंने 30 तारीख आपसे पूछा था कि 30 तारीख कितनी बार आएगा। उसके बाद मैंने पूछा था कि 30 तारीख कितनी बार आएगा। अब देखिए 30 तारीख के बारे में भी थोड़ी सी बातें समझ लें। 30 तारीख तो मैं कह सकता हूं प्रत्येक वर्ष 11 बार, प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है। प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है। अब ये प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है कैसे भाई? तो जनवरी में भी आएगा, फरवरी में नहीं आएगा। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31 का होता है लेकिन 30 होकर ही नहीं जाएगा। मार्च भी 31 का होता है, 30 होकर ही जाएगा। अप्रैल 30 का ही होता है, 30 पर खत्म हो जाएगा। तो 30 तारीख तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक महीने में आएगा, केवल एक महीना छोड़कर, वह है फरवरी। क्योंकि फरवरी 28 हो सकता है या 29 हो सकता है, 30 कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा कि प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है। इसलिए अगर 100 वर्षों में पूछा गया है कि 100 वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगा, तो 100 वर्ष में 30 तारीख आएगा। तो देखते हैं कितनी बार आएगा भाई। तो लिखेंगे 100 गुणे, अब 11 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1100 बार हमारा क्या आने वाला है? 30 तारीख आने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 28 तारीख की बात किया गया था। इसके बाद 28 तारीख की बात किया गया था। तो चलिए अब 28 तारीख के बारे में बढ़ते हैं। अब इसके बाद 28 तारीख के बारे में बढ़ेंगे। अब बोला गया कि 28 तारीख कितनी बार आएगा भाई? तो 28 तारीख तो मैं लिख सकता हूं प्रत्येक वर्ष 12 बार, प्रत्येक वर्ष 12 बार 28 तारीख आता है। प्रत्येक वर्ष 12 बार 28 तारीख आता है। और कौन कौन से महीने में 28 तारीख आता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में भी आएगा। फरवरी 28 पर जाके खत्म हो चाहे 29 पर जाकर खत्म हो, 28 तारीख तो आना है। इसलिए अगर 100 वर्ष में पूछा गया है कि 100 वर्ष में 28 तारीख कितनी बार आएगा? 28 फरवरी नहीं पूछा हूं मैं, 28 तारीख कितनी बार आएगा? तो 100 वर्षों में 28 तारीख आएगा। और कितनी बार आएगा? तो एक वर्ष में 12 बार, इसलिए 100 वर्षों में 100 गुणे 12 कर लीजिए। और इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ 1200 बार 28 तारीख आएगा। इसके बाद पूछा गया कि बताइए 31 तारीख कितनी बार आएगा? और 31 तारीख के लिए याद रखें कि प्रत्येक वर्ष 7 बार 31 तारीख आता है। प्रत्येक वर्ष 7 बार 31 तारीख आता है। इसलिए 100 वर्ष में 31 तारीख आएगा। 31 तारीख आएगा। ऐसे क्वेश्चन सी-टेट में बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कैलेंडर को बहुत ही बेहतर ढंग से खोल के एक एक चीज को देखना है। लेकिन पूरा कैलेंडर आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए पूरा कैलेंडर पढ़ने के लिए आप फिर से मैं कर रहा हूँ, मेरे आदित्य क्लासेस आप देवरिया में ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं पूरे कैलेंडर को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए। तो कैलेंडर में जितनी बातें तक आ सकता है उतनी बातें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें तो मैंने जो चीजें बताया सुनिए। अगर आपको 29 फरवरी निकालना है, अगर आपको 29 फरवरी कितनी बार आएगा, इसके लिए आपको निकालना होगा कुल लीप वर्ष, जितना वर्ष दे कुल लीप वर्ष निकालना होगा। तो उसके बाद अगर 28 फरवरी निकालना है कि कितनी बार आएगा, तो इसके लिए याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष एक बार आता है। प्रत्येक वर्ष एक बार 28 फरवरी आता है। प्रत्येक वर्ष एक बार 28 फरवरी
आता है, यानी हर वर्षों में आता है। उसके बाद मैंने बोला था 28 तारीख के लिए, 28 तारीख, 28 तारीख के लिए याद रखें, ये प्रत्येक वर्ष कितनी बार आएगा 28 तारीख? तो प्रत्येक वर्ष 12 बार। क्यों 12 बार आएगा? क्योंकि जनवरी में भी आएगा, फरवरी में भी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई सब में आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखें कि प्रत्येक वर्ष 12 बार 28 तारीख आता है, 28 तारीख आता है, 28 तारीख आता है। उसके बाद 28 के बाद हमारा 29 तारीख, 29 तारीख, चलिए 29 तारीख भी देख लेते हैं। 29 तारीख की बात किया जाए, 29 तारीख कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष 11 बार, प्रत्येक वर्ष 11 बार 29 तारीख आएगा, 29 तारीख आएगा और इसमें आपको प्लस करके कुल लीप वर्ष को भी जोड़ लेना होगा। कुल लीप वर्ष, जितना लीप वर्ष होगा उसको भी जोड़ लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 11 बार आपका 29 तारीख आने वाला, अभी फरवरी को मैंने छाट दिया, फरवरी को छाट दिया तो जनवरी, मार्च, अप्रैल सब ले लीजिए। तो प्रत्येक वर्ष 11 बार 29 तारीख आएगा और कुल लीप वर्ष, तो जो लीप वर्ष होगा ये किसको कनेक्ट कर लेगा? तो कुल लीप वर्ष में 29 फरवरी वाले को कनेक्ट कर लेगा, तो प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे 30 तारीख के लिए भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि बताइए 30 तारीख कितनी बार आएगा? तो 30 तारीख के लिए याद रखें कि प्रत्येक वर्ष 11 बार, प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है, प्रत्येक वर्ष 11 बार 30 तारीख आता है, ठीक है ना। और 31 तारीख की बात करें, अगर आपसे 31 तारीख के बारे में पूछे तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 7 बार, प्रत्येक वर्ष 7 बार 31 तारीख आता है। तो ये थोड़ा सा तारीखों से रिलेटेड आपके सामने है कि जिनके बारे में आपको अच्छे से जानना है। अगर 29 फरवरी के बारे में जानना है तो आपके सामने लिखा है कि कुल लीप वर्ष यानी क्या लिख सकते हैं? कुल लीप वर्ष जितनी बार आएगा, जितना होगा उतना 29 फरवरी आएगा, उतना 29 फरवरी आएगा। पूरी बातें मैंने लिख दी यहाँ पे, उतना 29 फरवरी आएगा। तो हर एक डेट के बारे में पूछा, अगर 100 वर्ष में पूछा है तो सुनिए, अगर 80 वर्ष में पूछा है तो प्रत्येक वर्ष 11 बार 80 गुणे 11, 80 वर्ष में 80 गुणे 7, 80 गुणे 11 और 80 में 20, तो 80 गुणे 11 हो गया 880, 20, 900 बार 29 तारीख आएगा। अगर प्रत्येक वर्ष 12 बार 28 तारीख आता है तो 80 बार में पूछे तो 12 गुणे 80, ऐसे करके निकाल लेंगे, सारी चीजें निकल आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी डेट का दिन निकालना, किसी भी डेट का अगर दिन निकालना हो, निकालना ये भी निकालना सिखाते हैं कि किसी भी डेट का दिन कैसे निकलेगा। तो याद रखें कि इसको निकालेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले आपको महीना कोड आपको याद रखना होगा, मंथ कोड, महीना कोड आपको याद रखना होगा। तो महीना कोड देखिए कैसे होता है, 0, 33 और लास्ट में आपको याद रखना है 035। उसके बाद रखेंगे बीच में 614 और उसके बाद 625। यहाँ पे देख लें, ये आपका होगा जनवरी का कोड हो जाएगा, ये जनवरी होगा, ये हो जाएगा कोड फरवरी का, ये हो जाएगा मार्च का, यम के साथ आर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा अप्रैल का, ए के साथ पी ले लीजिए, ये हो जाएगा मई का, यम के साथ वाई ले लेता हूँ मई, और ये हो जाएगा जून का, जे के साथ यू ले लीजिए, ये होगा जुलाई का, जे के साथ यल को ले लीजिए जुलाई। उसका जुलाई के बाद ये होगा अगस्त, अगस्त को सिर्फ ए ही ले लें अगस्त, ये होगा सितंबर, ये हो जाएगा अक्टूबर, ये हो जाएगा नवंबर का कोड और ये हो जाएगा दिसंबर का कोड।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मंथ कोड आपका होगा। लेकिन इसे भी लिख लेंगे यदि कोई वर्ष लीप वर्ष हो तो जनवरी व फरवरी का कोड बदल जाएगा। फरवरी का कोड बदल जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखिए जनवरी का कोड हो जाएगा 6, फरवरी का कोड हो जाएगा 2। बस बाकी सभी कोड वैसे ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे केवल शब्द लगा देंगे तो और भी सही रहेगा। केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। जनवरी के लिए आप 6 का यूज करेंगे और फरवरी के लिए 2 का यूज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे, शताब्दी कोड के लिए भी समझ जाते हैं कि शताब्दी कोड कैसे याद रखना है। तो शताब्दी कोड भी देख लीजिए यहीं पर। शताब्दी कोड जैसे मान लेते हैं 1600 से, अगर 1699 के बीच में कोई वर्ष वाला है तो इसके लिए कोड लगाना है 6। अगर मान लेते हैं 1700 से लेकर 1799 तक का कोई अगर समय दिया है, डेट दिया है, इसके लिए कोड लगाना है 4। अगर मान लेते 1800 से लेकर 1899 तक का अगर निकालना है, इसके लिए लगाना है कोड 2। और उसके बाद आ जाए कि 1900 से लेकर 1999 तक का अगर निकालना है, इसके लिए कोड आ जाएगा 0। अब इसके बाद याद रखेंगे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते 2000 हो गया, 2000 से 2099 तक का निकालना है, इसके लिए कोड हो जाएगा 6। ऐसे आपके कोड चलते जाते हैं। तो ये आपका शताब्दी कोड हो गया 6420, 642 जोड़िए 6420। इसके पीछे आएंगे जैसे 1500 से 1599 तक, तो 6 के पहले 0 है तो 6 के पहले 0 रख लेंगे। उसके बाद दिन कोड, इस यहाँ पे अब याद रखिए दिन का कोड क्या होगा। अब दिन का कोड तो हम कह सकते हैं कि सोमवार से हमारा सप्ताह शुरू होता है, तो सोमवार को हमेशा कोड में 1 मानिएगा। अगर 1 आएगा तो सोमवार। तो कोड हमको लगता है कि दिन का कोड याद रखना इतना जरूरी नहीं है। 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, इसलिए रहने देते हैं इसको, क्योंकि पहले आप इसी कोड को याद रखिए इसी तरीके से। कम से कम इतना कोड आप लोग याद रख लें तो हो जाएगा। तो मंथ कोड आपका, महीने का कोड याद रखने, दिन का कोड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने इतना कोड है जिस कोड को आपको रटना है। इसके बाद इतना रट लेंगे तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो इसके बाद आता है फार्मूला कुछ इस पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ फार्मूले को समझना है। याद रखिए जो भी मैं फार्मूला दूंगा उसमें केवल आपको शेषफल चाहिए। उस शेषफल के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर लेंगे। तो शेषफल या तो शेषफल को, हाँ ठीक है, शेषफल चाहिए। तो शेषफल निकालने के लिए आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज आपका है 2 जुलाई, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक डेट आ गया, जैसे 2 जुलाई 2022, वो कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपसे अगर पूछ ले कौन सा दिन होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले लिखा है 2 जुलाई, तो पहले 2 जुलाई यानी कि पहले डेट को लिखिए। पहले हम दिन लिखेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे डेट। उसके बाद महीना है तो इसके बाद लिख लेंगे महीना कोड। उसके बाद महीने का कोड होगा, महीने का कोड फिर प्लस। तो देखिए पहले आपको रखना है 2, फिर महीना कोड, फिर देखेंगे कि किस शताब्दी के बीच में 2022 आएगा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं शताब्दी कोड। इसके बाद आएगा हमारा शताब्दी कोड, इसके बाद आएगा शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद देखिए, शताब्दी कोड के बाद हमारा क्या आने वाला है। अब देखिए शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड के बाद फिर बीच में प्लस डाल लें और देखेंगे कि जो हमारा वर्ष है 2022, पीछे
2 अंक ले लेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं प्लस वर्ष, जो भी वर्ष हो तो वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक और प्लस, और अंतिम 2 अंक में कुल लीप वर्ष, अंतिम 2 अंक में, जो भाई अंतिम में आपका 2 अंक मैंने लिया, अंतिम में जो 2 अंक लिया, अंतिम 2 अंक में कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष, और इस पूरे को आपको डिवाइड कर लेना है 7 से। और याद रखें, इससे जो चीजें हमारी आएंगी, इससे जो चीजें आएंगी, इसको हम बोल सकते हैं विषम दिन। विषम दिन ही लिखिए तो ज्यादा सही लगेगा, इससे आएगा विषम दिन। और मैंने बताया था कि विषम दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं और शेषफल को ही लेते हैं। याद रखिए, सारी बातें हम करने के बाद हमेशा इसका जो रिजल्ट आना चाहिए, इससे जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा आपको शेषफल ही लेना है, शेषफल को लेना है, शेषफल को लेना है, शेषफल को लेना है, यानी भागफल से हमको मतलब नहीं है। इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो शेषफल को आपको लेना है। तो बाकी अब यहां से देखिए, मैंने पूछा था कि 2 जुलाई, जैसे यहां पर पूछ लिया आपके सामने कि 2 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, अभी आपसे पूछा गया है। तो अब यहां से विषम दिन अगर मैं निकालने चलूं, मान लेते मुझे विषम दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखें विषम दिन अगर आपको निकालना है तो विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। देखिए, विषम दिन अगर आपको निकालना है तो विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे 2 और प्लस, जुलाई का कोड आपसे पूछा गया है, तो जुलाई का कोड देख लीजिए क्या है। तो जुलाई का कोड आपका जुलाई का 6 है, यानी जुलाई का कोड आपके सामने 6 है, तो 6 रख लीजिए। फिर यहाँ से आपके सामने एक बात और है, शताब्दी कोड क्या है, तो 2022 इनके बीच में पड़ रहा है, यानी कि 6 कोड हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपको 6 ही लेना है, यानी कि इसमें भी आपको 6 लेना है। देखिए, यानी कि इसमें भी आपको 6 लेना है। उसके बाद मैंने कहा कि पीछे का 2 अंक लीजिए, और पीछे के 2 अंक में लीप वर्ष 5 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 5 कहाँ से आ गया भाई, तो 5 को बताता हूँ। जैसे 22 है आपका, पीछे का 2 अंक 22, तो 22 में आप 4 से डिवाइड कर लो, 5 बार में कटा, 5 चौका 20। तो हमें सिर्फ अगर 4 से डिवाइड करेंगे, लीप वर्ष निकालना होगा, तो आपको भागफल को लेके आगे बढ़ जाना है। तो 5 और बट्टा आप रख लीजिए 7। अब चलिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो आपका होगा 14 और 22 36, और 36 में जैसे 5 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 41 होगा। तो 41 में 7 से भाग दीजिए, 41 में जब हम 7 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 41/7, इसमें रखेंगे हम 41/7, और जैसे 41/7 रखेंगे तो 41/7 होगा, 7 बचे 35 और नीचे बचा 6। तो विषम दिन यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है आपके सामने। यहाँ से अगर पूछा जाए कि विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन देखिए कितना आ गया आपके सामने, विषम दिन आपके सामने आ गया 6, क्योंकि भाग देंगे तो शेषफल आपका 6 है। मैंने पहले ही बता रखा है कि केवल शेषफल को ही आपको लेना है, तो शेषफल आपका 6 आ चुका है। तो 6 पर कौन सा दिन होगा, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, और 6 पर आपका होगा शनिवार। तो देख लीजिए 2 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, और बिल्कुल शनिवार आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15 अगस्त, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो बस इसमें निकालते हैं। अब यहाँ पे दिन निकाला जाए, विषम दिन पहले निकालते हैं। अब यहाँ से विषम दिन हम निकालने चलेंगे तो पहले मैंने कहा कि डेट लिखिए, तो डेट लिखेंगे तो 15, और अगस्त का कोड आपका होगा 614, 625 दो होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कितना आएगा। अब देखिए अगस्त का कोड 2 होगा बिल्कुल, और 1999 आपका 0 में पड़ रहा है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया अगस्त के लिए, फिर ये पड़ेगा 2 में, और 47 ले लीजिए, 47 में लीप वर्ष 11 और बटा 7। अच्छा एक बात बताएं कि जब आपको शेषफल ही चाहिए तो एक काम कर लेते हैं हम कि यहीं पर 7 से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, ये तो 2 ही रहेगा। 7 से भाग देंगे तो होगा आपका 42 हो गया, और 42 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ से 7 से भाग देंगे तो यह आपका बचेगा 4। सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 1 + 5 + और 4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 आ रहा है। दिक्कत हो गई भाई, 47 और ये 11 आ गया, तो 42 5 बचेगा और 7 11, और ये 1, ये 2 छूट गया, सॉरी ये आपका 2 छूट गया। तो यहाँ से देखेंगे 1 प्लस ये आपका 2 बचेगा, ये 2 बचा है जो, फिर 5 प्लस और यहाँ से 4। तो जैसे यहाँ से करें तो मन करे 5 2 7 इसको काट सकते हैं, या तो सबको जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 10 2 12 आ गया। तभी ये 7 से बड़ा है तो 7 से फिर भाग जा सकता है। और जैसे भाग हम देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेष आपका बचेगा 5, और 5 पर हमारा कौन सा वार आएगा, तो 5 पर आएगा शुक्रवार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार आपका दिन था। बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। तो कैलेंडर से रिलेटेड आपकी इतनी बातें पूछी जा सकते हैं। एक और कैलेंडर में क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक डेट देकर आपसे दिन पूछ लेगा। जैसे कि आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। आपसे पूछ लेगा यदि 23 मार्च 1923 को बुधवार हो, 1923 को बुधवार हो, तो बताइए आपसे पूछ रहे यहाँ पे 15 अगस्त 1923 को कौन सा दिन होगा, 1923 को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 23 मार्च 1923 का दिन पता है, क्या पता है भाई, तो बुधवार पता है, और आपको 15 अगस्त 1923 में चलना है, और यहाँ पर 15 अगस्त 1923 में चलना है कि क्या होगा। तो आप सारे दिनों को पहले लिखिए। तो मार्च में आपका 23 है, तो मार्च में कितना दिन बाकी है, तो मार्च में आपका 8 दिन बाकी है। तो 8 दिन मार्च हो गया, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, और कितने अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। तो याद रखिए ये जो दिन बचा है मार्च वाला है, इसलिए मार्च वाले में कितना दिन बचा है, 8, क्योंकि 23 मार्च तक तो जा चुके हैं। तो 23 के आगे बढ़ेंगे तो 24 25 26 27 28 29 30 31 8 दिन बचा है। उसके बाद मार्च के बाद आएगा अप्रैल, उसके बाद आएगा आपका मई, उसके बाद आएगा जून, उसके बाद आएगा जुलाई, और उसके बाद हमको आना है अगस्त में। इसके बाद मैंने यहाँ पे अगस्त लिया। आज जैसे सबको जोड़ेंगे तो, और 7 से भाग देकर पहले विषम दिन निकालिए। तो 7 से भाग देकर यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे 2 बचेगा, 7 से भाग देंगे 3, फिर 2, फिर 3, और यहाँ से 1। अब जोड़ लीजिए 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 1 12 आ गया। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि जैसे मैंने जोड़ा, एक बार जोड़ लेते, 3 3 6 6 2 8 4 12, ठीक है 12 आ गया।
तो 12 में आपको 7 से भाग देना होगा। तो 7 एकम 7। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी बीच की गैपिंग है उस पर विषम दिन कितना आ रहा है, आपके सामने आया 5। तो बस कुछ नहीं करना है, बुधवार में केवल 5 जोड़ लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो बुध में 5 को जोड़िए, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। बुध में जब 5 हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, बुध में 5, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। तो इस प्रकार से इस वाले दिन कौन सा होगा, तो सोमवार आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज के क्लास में इतनी बातें। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट आगे वाले सेशन से। तो धन्यवाद सभी लोगों को।